अच्छा, ये पूछना था कि इसमें कोई ऐसा है जो ऑफलाइन क्लास नहीं करना चाहता हो। हम्म। जैसे फिलहाल जो बढ़ रहा है केसेस उसी को लेके। यस सर। ठीक है, मतलब जैसे कि सोच रहे हैं ऐसा कि क्या बोलते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग मिलाकर एक जो नहीं आना चाह रहा होगा उसका बैच बना दें और एक ऑफलाइन के लिए। यस सर। ठीक है, तो जैसा नंबर रहेगा उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। सर कल से ही है ना ऑफलाइन वाला? हाँ। या आज से भी तो था? हाँ, ऑफलाइन तो यहाँ चल ही रहा है अभी। तो फिर वो सब बैच को भी तो रिशफल करना पड़ेगा। हाँ, तो इस वीक तो करना ही पड़ेगा, जैसा है वो है, मतलब जो भी होगा वो आगे ही करना पड़ेगा। ठीक तो है, कल जित भी तो हम लोग ऑफलाइन। का एक है ऑफलाइन का क्लास। हाँ तो ऑफलाइन है तो आओगे ना। हाँ। अगर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बहुत लोग हैं कि ऐसा है, घर वाले इशू कर रहे हैं कि नहीं केसेस बढ़ रहे हैं तो कैसे जाओगे। ठीक है, यस सर। देखते हैं जैसा होगा उसी के हिसाब से। अभी फिलहाल तुरंत तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तुरंत तुरंत क्या क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। सर ऑनलाइन ये ऑफलाइन दोनों नहीं हो सकते? दोनों तो रहेगा ही, जैसे अभी मेरे जैसे क्लास है तो ऑनलाइन जो क्लास है उसमें हीट पढ़ेंगे। ऑफलाइन जो क्लास होगा उसमें ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। नहीं सर, एक ही साथ हाँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मतलब? एक ही साथ मतलब नहीं समझे। जैसे कि सर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो उसी को ऑनलाइन भी सर बच्चा देख सकते तो उसके लिए कैमरा ये सब भी तो सेटअप करना पड़ जाएगा। ठीक है, या फिर स्मार्ट बोर्ड होता तो भी काम चल जाता, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो उसमें उसमें तो फिलहाल के टाइम में मुश्किल ही है। ठीक है, और पता नहीं 30 तक का है। हमको तो हम लोग को तो ये लग रहा है कि खुल जाना चाहिए मई तक, क्योंकि केसेस आ तो रहे हैं लेकिन चांसेस हैं कि मई लास्ट लास्ट तक सारे फिर नॉर्मल हो जाएगा। सर एक साल से ऐसा ही लग रहा है। वो तो है। क्या कर हैं। सकते हैं। इलेक्शन के बाद शायद फिर से लॉकडाउन लगा दे। में भी हो सकता है। ठीक है, वैसे भी मुंबई में तो बोल ही रहा था कि 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के लिए। यस वही सर, एक। आज शायद डिसीजन लेंगे, आज शायद अनाउंस करेंगे उद्धव ठाकरे। हाँ, तो वही 21 21 दिन करते करते देखो क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग अपना देखते हैं कि हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ रहे थे, तो हीट ट्रांसफर में यानी ट्रांसफर ऑफ हीट क्या रेट था, वो सब चीजें हम लोग देखे थे। तो एक तो हम लोग पढ़ा था कि Q बाई टी यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसे हीट करंट भी बोलते हैं, ये है KA/L × TH - TC। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, हॉटर माइनस कोल्डर लिख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान देना है, क्योंकि बुक्स में देखोगे तो -K/L और डेल्टा टी लिखा होगा। डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो फाइनल चूंकि कम हो रहता है तो इसलिए उल्ट इसमें अगर हम माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि इसे हम करंट एनालॉगी मान सकते हैं, यानी करंट जैसा बिहेवियर हम इसका मान सकते हैं। उससे हमने देखा था कि अगर सीरीज कनेक्शन हुआ तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो R1 + R2 आ रहा था, ऐसा। यानी कि जैसा सेम हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हाँ एक चीज और हम लोगों ने निकाला था के लिए। तो के इक्विवेलेंट फाइंड किए थे सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारा मिल रहा था L1 + L2 + ऊपर लेंथ का सम, नीचे L1/K1
प्लस L2/K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डिफरेंट केसेस जो भी बने, L हो सकता है कि सबका इक्वल इक्वल दे दें, तो इक्वल होगा तो n/1 प्लस K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 ऐसा कुछ है था। क्लियर है? यस सर। अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? दो इंड के बीच में ही सारे कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लिया ऐसे दो इंड है, इसी के बीच में हम ऐसे ऐसे रॉड्स को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, कितना भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दो एंड से, यानी कि सबका लेंथ क्या हमें सेम मिलेगा? बोलो, रॉड से यस दो सर। टेम्परेचर एंड के बीच में लगाए हैं तो लेंथ इसमें लगभग सेम मिलता है हमें। ये हम बोल रहे हैं K1 है, ये K2 है, ठीक है, ये K3 है, ये K4 है। ऐसे ही अगर और भी देना हो तो हम लगा। इधर की तरफ टेम्परेचर जो है हॉटर साइड है, इधर का टेम्परेचर कोल्डर साइड है। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका बोल रहे हैं कि A1 A2 A3 ऐसा ही चलते जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसमें से हीट ट्रांसफर लेट से Q1, इससे हीट ट्रांसफर Q2, इससे हीट ट्रांसफर Q3, इससे हीट ट्रांसफर Q4, ऐसा ही हीट ट्रांसफर सब में हुआ होगा। यस सर। और अगर पैरेलल में है, हम इसे क्या चाहते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ कि हम अगर ऐसा इस एंड पे रखना चाहते हैं तो इन सबके बदले सिर्फ एक ही हम मटेरियल यूज करें। ठीक है, जिसका ये लेंथ L ही है, इधर T हॉट है, इधर T कोल्ड है, यहाँ से जो हीट पास कर रहा है Q है, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट में। तो हमें यही चीज करना है कि सबके बदले एक ही से काम चल जाए। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस सबका R1 R2 R3 लेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल हीट कितना होगा। टोटल हीट जो होगा कितना होगा, बोलो। Q1 के अगर हम लिखे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबके लिए, तो Q1 अगर हम लिखते हैं, टाइम सबके लिए हम सेम ले रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं K1 A/L TH माइनस TC। ऐसे ही Q2 के लिए लिखेंगे तो Q2/T इक्वल टू K2A2/L इंटू TH माइनस TC। ऐसा ही चलता जाएगा सबके लिए। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो Q/T सेम टाइम के लिए, तो यहाँ पे K के टर्म में नहीं लिखते हैं, R के टर्म में लिखते हैं, ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, K को हम लोग बाद में रिलेट कर लेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस R है, दोनों तरफ हमें दिख रहा है इसमें, यानी कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पैरेलल है, तो हमें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम दिख रहा है। सारे के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है सबको। सबके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस में देखते थे, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ करता था। तो यहाँ सबके अक्रॉस जो है टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। इसमें कोई दिक्कत है? टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हीट, यानी कि टोटल हीट, यानी कि टोटल रेट ऑफ हीट, यानी कि हम I लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा ही चलेगा। यानी कि हम और कुछ नहीं बल्कि Q/T जो लिख रहे हैं, ये Q1/T, T तो सेम है, प्लस Q2/T प्लस Q3/T, यही हम लिख रहे हैं।
तो यहाँ पे Q/T जो होगा ये कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए Q/T जो हमें मिलेगा ये मिलेगा TH माइनस TC/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम वही चीज सबके लिए लिखेंगे, तो यहाँ TH माइनस TC/R इक्विवेलेंट इक्वल टू TH माइनस TC/R1 प्लस TH माइनस TC/R2 प्लस ऐसे ही चलता है। पिछला भी यही चीज लिख रहे थे लेकिन वहां पे हम K के टर्म में लिख रहे थे तो थोड़ा लंबा जा रहा था इसलिए हमने उसे चेंज कर दिया। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला क्वांटिटी सब में सेम दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट दिख रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट। क्लियर है, यानी कि कभी भी अगर हमें दिख जाए कि जो रॉड्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड यानी कि दो टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड हैं तो वहां पे जो हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे सेम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसा कि हम लोग फाइंड किया करते थे पोटेंशियल के टर्म में, यानी कि रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालते थे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब है कि हम इसको K के टर्म में रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, K के टर्म में, तो K के टर्म में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ, या फिर ऐसा लिख लेते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट। ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट का इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो यहाँ सब में चाहो तो हम चेंज कर सकते हैं। R दे रखा है, हम जानते हैं कि R इक्वल टू जो होता है KA/L होता है, तो हम सब जगह R को KA/L से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल का, चलो ऐसे लिखते हैं। तो सिंस IH इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 यही था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K1A1 TH माइनस TC डिवाइड बाई L इक्वल टू K1A1 TH माइनस TC बाई L1 प्लस K2A2 TH माइनस TC बाई L2 प्लस ये चलता जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो तो ये L सब सेम था तो L ही रख रहे हैं, L हमारा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 प्लस, क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट एरिया जो होगा सबका ऐड हो जाएगा। यहाँ मिल रहा है K1A1 प्लस K2A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ध्यान रहे K इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा K1A1 प्लस K2A2 प्लस डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि जितने भी एरिया है सबको जोड़ के डिवाइड कर देना है। अगर ऐसा दे दे कि इफ सारे जो एरियाज हैं वो सारे इक्वल टू A है, ठीक है, सारा एरिया अगर A है तो यहाँ से ध्यान से देखो K इक्विवेलेंट हमें कितना मिल रहा है, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn तक डिवाइड बाई ये n टाइम्स है तो n से डिवाइड कर। क्लियर है? इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए, जैसे हमको याद है वैसे तुमको भी याद होना चाहिए। फॉर टू कंडक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया, अगर एरिया इक्वल कर दे दो कंडक्टर से तो ऊपर वाले एक होगा क्या हो जाएगा K1 प्लस K2/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? हेलो हेलो, यस सर।
ठीक है, सब सो गया क्या? ये ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, लिख नहीं पा रहा है, इसलिए से वीडियो चल रहा है ना। तो सिंपली हमेशा ये याद रखना है कि जैसे हम करंट के सवाल किया करते थे वैसे ही यहाँ का सवाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सर थोड़ा ऊपर जैसे करिए ना। और यस सर, ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे उसे करना है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लेकिन हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। इधर 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है। ये कनेक्शन कैसा होगा बताओ? तीनों के जो है कोएफिशिएंट कितने दे रखे हैं, बोल रहा है ABC have equal diameter and length। यहाँ का टेम्परेचर T1 कह रहा है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड T1 एंड T2 सेकेंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखे हैं हो गया। कैसे करोगे ये बताओ? लो हुआ क्या सुदीप? सर बना रहे। पहला में देखो ध्यान से कि हम इसका R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा।
यानी कि लेंथ तो सेम है, 2 के एरिया भी सेम है। डायमीटर यहाँ हमें सेम दे रखा है तो एरिया सेम होगा, लेंथ सेम दे रखा है तो एल हम मान लिए। प्लस R2 के लिए L बाई के एंड R3 के लिए हो जाएगा L बाई के बाई 2 है तो 2 बाई के। ठीक है, तो यहाँ से हम सबको अगर जोड़ दें तो L बाई के हमें कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1 प्लस 2, तो हमें दिख रहा है 7/2 L बाई के। ये हमें R इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, ये हम सिंपल ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, इसे हम किसी एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट करें। ये R1 R2 R3 है, इसमें से करंट I निकालना हो तो हम I क्या कहते हैं बोलो, V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये तीनों जो है आपस में सीरीज है। इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर का 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है, जो कि यहाँ भी था। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि IH यानी हीट करंट, जिसे हम Q/T कहते हैं, वो निकाल सकते हैं कितना, तो TH माइनस TC डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट से, जैसे कि इसमें हम करंट निकालते थे। तो ये कितना है, 100 माइनस 0 बाई R इक्विवेलेंट आया है 7/2 L बाई के। तो ये हमें दिख रहा है 200 K/L डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हमारे पास टोटल हीट जो फ्लो हो रहा है इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि अगर ऐसे पोर्शन दे रखा है हमारे पास, ये A पोर्शन, B पोर्शन, C पोर्शन है, तो इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, यहाँ से जो हीट गया होगा वही हीट यहाँ भी गया होगा, वही हीट यहाँ भी गया होगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, सेम है। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ T1 है, ये T2 है, ये 0 डिग्री। तो फॉर ए पार्ट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम ए पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो जो भी हीट है हमारा इतना ही के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम I1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 माइनस T1 बाई R1। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 माइनस T1 बाई R1 का वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो L/2 के A है, L/2 के A। अब हम ये जानते हैं कि ये जो है IH के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम फ्लो होता है। तो 100 माइनस टी बाई, ऐसा लिख लेते हैं, 100 माइनस टी इंटू 2KA/L इजकल टू IH। IH हमारा कितना है, ये है, यानी कि 200/7 K/L। तो K/L से K/L गया, 2 से 100 हो जाएगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 100 माइनस 100/7 इजकल टू T1। ठीक है, दिस इंप्लाइज T1 इजकल टू 600/7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? हेलो, बात समझ आ रहा है? यस यस ठीक सर। है, नहीं आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि सीरीज पैरेलल सॉल्व करने तुम लोग को आता है, वो भी डायरेक्टली सिंपल सिंपल। ये तो आया T1, अभी हमें T2 फिर से फाइंड भी करना है। तो T2 के लिए हम क्या देख लेंगे, या तो यहाँ का ले ले या फिर इन दोनों का ले ले। तो हम ये लास्ट वाला ले रहे हैं, इन पार्ट C। पार्ट C में हम देखेंगे तो I3 जो होगा IH के बराबर होगा। तो I3 कितना लिखेंगे, तो T2 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस 3 इक्वल टू, ये आया था हमारा 200/7 K/L। R3 जो है 2 K/L है, यहाँ से T2 इंटू L/2, अच्छा K/2 था ना, था यहाँ पे ये आ रहा है, तो 12/K, तो नीचे रखेंगे
तो ये k ऊपर हो जाएगा, नीचे 12 बचेगा, इक्वल टू 200/7 k। तो k/l से k/l गया, T2 हमें दिख रहा है 400/7 डिग्री। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि निकल गया। के इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे? फॉर्मूला डायरेक्ट हमको पता है, क्या होता है बोलो? L1 plus L2 plus L3 by 1 by L by K1, L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3. ठीक है, L3/K3। L तो सब में सेम है, L तो सबका सेम दे रखा है, Yes, तो यहाँ पे L ऊपर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/K1 2K दे रखा है, ये 1/K ही है, और ये K/2 है, तो यहाँ पे 2/K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा, तो 3K/1/2 प्लस 1 प्लस 2 हमें दिख रहा है, तो हमें कितना हो जाएगा? 6K/7। ये हमें इक्विवेलेंट मिलेगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा। क्लियर है ये? चलिए ठीक है, सब मतलब हालांकि अब लगाइएगा तो मैंने ठीक है, नहीं तो शीशा हम परसों ठोक देते, लेकिन बत्ती लग जाने से थोड़ा मान लीजिए कि 1 घंटा दबा देते ना, 6 बज रहा, 7 बजे तक तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलो, एक और दे प्रैक्टिस के yes, लिए, हाँ sir. हो जाएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम फॉर्मेट। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे 3 जो है रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, 3 है, एक लेट से कॉपर का है, एक आयरन का मान लो, ये कॉपर, ये मान लेते हैं आयरन का है, ये अल्युमिनियम का है। ठीक है, 3 हमारे पास रॉड दे रखे हैं। अब इन तीनों रॉड्स को अगर हम देखें तो ऐसे बीच में कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये बताओ सब पहले कि ये एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, KCL और KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में कुछ आइडिया है? कभी सुने हो? नहीं sir. ठीक है, बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसको इसमें बता देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास आयरन एंड स्टील है, तो ये टेम्परेचर ऐसे दे रखा है कि यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, ये कॉपर है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। के सबके लिए दे रखा है 400 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। के ऑफ एल्युमिनियम जो है 200 है, और के ऑफ आयरन जो है वो हमें दे रखा है 50। ठीक है, लेंथ सबका, लेंथ जो है 1 मीटर है, एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि फाइंड टी। ठीक है, करंट में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, या जंक्शन लॉ बोलते हैं। उसका थोड़ा बहुत यूज, थोड़ा ही बहुत, वो है क्या वो चीज हम बता देते हैं।
वो कहता है कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास वायर है, ठीक है, इधर से करंट I1 आया, इधर से करंट I2 आया, इधर से करंट I3 गया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग जंक्शन। यहाँ पे ये कहता है कि जितना भी करंट आया होगा और जो करंट गया होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये लॉ यही कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट किसी जंक्शन पे गया है उतना ही करंट वहां से दूर भी गया होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इस जंक्शन पे चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहे हैं तो हीट फ्लो होते होते आके यहाँ जंक्शन पे इकट्ठा होने लगेगा, सडनली बहुत ज्यादा हीट वहां हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हीट इधर से कुछ ट्रांसफर हुआ, इधर से कुछ ट्रांसफर हुआ, तो इधर भी कुछ गया होगा और इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, करंट जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है कि इनकमिंग करंट, ये क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं फिगर में, मान लो कि 50 डिग्री है, ये 12 डिग्री, 4 डिग्री है, जो भी है जैसा भी। हम ये टी टेम्परेचर माने हैं तो इधर से हम मान ले रहे हैं कि I1 जा रहा है, इधर से मान ले रहे हैं I2 जा रहा है, इधर से हम मान ले रहे हैं I3 जा रहा है। हम तीनों को करंट को वहीं पे ले गए हैं, तो वहीं ले गए हैं, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनकमिंग करंट तीनों का सम है, बाहर जाता हुआ तो हमको दिख नहीं रहा है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया है तो बोलो। यस सर। क्या आगे अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं, इसके बाद तो बस हमें फॉर्मूले लिखने हैं। तो यहाँ पे I1 हमने इसे माना है, फिगर बनाया हो क्या कॉपी में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वहीं पे देखना, ध्यान से हम लिख रहे हैं। I1 जो माने हैं हम लोग स्टील वाले को माने हैं। ठीक है, तो कहाँ से जा रहा है? 50 माइनस टी बाई, हम R लिखेंगे, तो R क्या लिखेंगे? तो L लेंथ सेम है, K ऑफ आयरन इंटू एरिया। यहाँ पे I1 यही है, इधर से इधर करंट जा रहा है। I2 जो हम ले रहे हैं 4 डिग्री से T तब जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस 4 माइनस टी। हमेशा हम करंट की डायरेक्शन लिए हैं कि 4 से T जा रहा है, तो हायर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, लोअर जो होगा वो T डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे L बाई प्लस, और यहाँ पे आएगा 12 माइनस टी इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सर 10 डिग्री सेल्सियस है क्या? हाँ 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, बस अब इसके बाद वैल्यू पुट कर लेना है। ये 50 दे रखा है, 50 माइनस टी प्लस ये 400 है, 4 माइनस टी प्लस ये 200 दे रखा है, तो 12 माइनस टी। सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, सबका आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा काम करना रहेगा। हो सकता है कि ऐसा दे दे क्वेश्चन,
ठीक है, सब स्ट्रेट रॉड ही है। ठीक है, ऐसा रॉड दे सकता है। ठीक है, इसके वैल्यूज चलो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। इसका हम लेंथ सबका सेम मानने हैं, लेंथ सेम, एरिया सेम है। क्लियर है। यहाँ का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि हमसे बोल दे कि टेम्परेचर टी हॉट है, यहाँ का टेम्परेचर टी कोल्ड है। इसे हम बोल रहे हैं कि इसका K1, K2, K3, K4, K5 इस पॉइंट का टेम्परेचर T हमसे फाइंड करने बोल दे। T बताओ क्या होगा, कैसे पता करोगे? वैल्यूज दिया रहेगा, हम यहाँ वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, कैलकुलेशन बस हमें ये बता देना है कि हाँ भाई कैसे फाइंड करोगे। बोलो कोई भी। बोलो। यहाँ पे सिमिलर ऐसा देख सकते हो, ऐसे रेजिस्टेंस दे रखा है और इसे ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। ये R1, R2, R3, R4, ये R5 दे रखा है। इसमें हम करंट हमसे यहाँ का हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, या फिर करंट अगर हमसे पूछा जाए कि हीट फ्लो ही बताओ क्या होगा, तो हीट फ्लो कैसे बताएंगे बताओ? ये सर्किट सॉल्व करने आता है या नहीं, ये पहले बताओ हमको। यस सर। आता है? यस सर। आता है तो फिर यही ये करना है व्हीटस्टोन ऊपर। ब्रिज है, नहीं, ये नॉर्मल व्हीटस्टोन सा है कि अच्छा, नॉर्मल तो ही है। R1 R2 मतलब सीरीज में, R3 R4 के हाँ, पैरेलल। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का फाइंड करेंगे, फिर ये दोनों आपस में किस में मिलेगा? पैरेलल। ठीक है, और वो पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज में होगा। क्लियर है। तो वहां से हमें आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो जो भी हीट करंट है, हीट करंट, तो हमें पता चल जाएगा डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हीट पता चल गया तो स्टेडी स्टेट में जैसा कि इस पार्ट के लिए हम लगा देंगे इतना इक्वल टू टी माइनस टी सी बाई आर फाइव। क्लियर है। सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो वैल्यूज दिया रहे, तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दिए हैं तो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यानी कि तुम्हें इस चैप्टर में कोई सा भी अगर मिल रहा है, कोई सा भी क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं सीरीज पैरेलल के, तो तुम जो काम करंट में किए हो और जो 10th लेवल में किए हैं उसी बेस पे रहेगा। ठीक है, 12th में सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज जो बोल रहे हो वैसा, और जैसा कि ऊपर हमने दिया कि किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज हो गया, तो सब बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते हैं, उसके यूटिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आराम से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो 10th में पढ़े हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देके कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस अगर कहीं दिख जाए तो डरना नहीं है, क्वेश्चन लेके बैठोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, में किसी को दिक्कत नहीं है? तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। ठीक है, यानी कि लेक में जो आइस फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है।
हम लोग जो है थोड़ा सा बात तो ये चर्चा कर लिए थे कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एनोमलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसका डेंसिटी जो होता है इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे मैक्सिमम होता है, 4 से कम जाते हैं तो डेंसिटी फिर से घटने लगता है। ऐसा ही होता है, यस यस सर। ठीक है। ये टेम्परेचर है। हमने ये भी देखा था, ये रीजन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आइस फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, सरफेस से या बॉटम से? सरफेस। सरफेस से। क्यों होता है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर कम होता है, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस को उसे मेल्ट फ्रीज होना होता है, उस टेम्परेचर को उसका डेंसिटी, जो लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रीज हो रहा है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो बाकी सब लिक्विड से ऊपर चला जाएगा, यानी कि सरफेस पे आ जाता है और वहीं आके वो फ्रीज करता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग जानते हैं कि हाँ, जो फ्रीजिंग है वो सरफेस से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि हमारा लेक, ऑफ कोर्स ये 0 डिग्री सेल्सियस से पे फ्रीज होता है, तो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होना चाहिए टी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन यहाँ का बाहर का टेम्परेचर जो भी है टी जो है, ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यस यस सर। ठीक है। तभी जाके वो फ्रीजिंग होता है। बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम होना चाहिए, तभी फ्रीजिंग शुरू होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे -T डिग्री सेल्सियस है, जो कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? ये क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। ये हमारा लेक का सरफेस हो गया। लेक का सरफेस हो हुआ तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है आइस फॉर्म शुरू हो गया है। कितना आइस फॉर्म किया है, लेट से इसका थिकनेस जो है y है, ये बॉटम सरफेस है, इधर पानी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये लेयर जो है फ्रीज करना शुरू होगा। ये वाला लेयर जो है जिसे हम रेड कलर से कर रहे हैं, ये फ्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। फ्रीज होना शुरू होगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। बोलो। जब फ्रीज होने का तो हम यस जानते हैं कि वाटर जो है आइस से बदलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बदलता है। तो यहाँ तक हम ये बोल रहे हैं कि आइस फॉर्मेशन हो गया है, उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है फॉर्म कर रहा है। हम जानते हैं सरफेस से ही फॉर्म होना शुरू होता है, तो वाई थिकनेस का हो गया, उसके जस्ट नीचे हम इस लेंथ को बोल रहे हैं कि dy है। ये जो थिकनेस है हमारा, ये जो है फ्रीज होना शुरू हुआ है। तो फ्रीज होना शुरू हुआ है तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ऐसे ही ये लेयर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो तो नीचे तक जाके बर्फ जम जाएगा, लेकिन अगर उतना नहीं हो पाता तो एक थिक लेयर बन के ही रह जाता है। अब हमें बताना है, निकालना है कि ये जो थिकनेस है कैसे, किस रेट से बन रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि बीच में हमें आइस दिख रहा है, इधर dy थिकनेस का हमें आइस जो है मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से जब ये मेल्ट हो फ्रीज हो रहा है तो इधर से इधर कुछ हीट ट्रांसफर हुआ होगा, यस बोलो। अगर कोई भी चीज फ्रीज होता है तो हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के समय इतना हीट रिलीज हुआ है, कितना Q1। तो हम Q1 कितना दे सकते हैं, अगर टाइम t की बात करें तो t टाइम में कितना होगा, k
बीच में आइस है तो आइस का ही है एरिया, जो भी इसका एरिया रहा हो, यानी कि ऊपर का सरफेस ऐसा कुछ होगा तो ऊपर वाले एरिया का हम एरिया ले रहे हैं बाई लेंथ, लेंथ कितना है y। टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 से जा रहा है -T डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम हॉटर माइनस कोल्डर, यहाँ पे 0 डिग्री भी हायर टेम्परेचर दिख रहा है इसलिए हमने ऐसा लिखा। और डेल्टा टी टाइम में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे dt लिख देंगे, तो यहाँ dq लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू KA/y, यहाँ पे t इंटू dt। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे कि कैपिटल T लिख रहे हैं टेम्परेचर के लिए एंड स्मॉल t लिखेंगे, कहीं भी अगर स्मॉल t लिखा रहा है तो वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो ऑल्सो हम Q2 बोल रहे हैं, अगर कुछ मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर आइस में बदलता है तो कितना हीट वो रिलीज करता है। बोलो, अगर m मास जो है M आइस में N बदल गया, m इंटू एल, तो यहाँ से हम dq2 क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल। m कितना होगा, ऐसा हमारा लेक है, लेट से हम मान लेते हैं, ठीक है, ये y दूरी तक जो है ऐसा आइस फॉर्मेशन हो गया है, ये वाला हम अब आइस फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी का हम मास लेंगे नीचे वाले का, ठीक है। yes तो sir इसका मास कितना लेंगे, ये थिकनेस हमें y दिख रहा है, एरिया a दिख रहा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या मास के टर्म में लिखेंगे तो m, तो हम ऐसे लिख रहे हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, लिखने के लिए a इंटू डी वाई लिखेंगे, वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया हमारा, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतना ही होगा क्या। अब चूंकि जितना हीट जो है रिलीज हुआ है उतना ही तो ये भी हीट होगा, तो सिंस Q1 जो है वो Q2 है, क्योंकि हम Q1 बोले कि कितना हीट रिलीज होगा इसमें टाइम के रेट से, और हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अगर फ्रीज हो रहा है तो इतना ही हीट गया होगा, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इट इज हीट फॉर टू फ्रीज है। ठीक है, अगर फ्रीज करने के लिए हीट है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों को हम इक्वल कर दे रहे हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है KA/YT/dt, यानी कि हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ρA/dy इंटू एल ऑफ एक्स। यहाँ डेंसिटी जो है 0 डिग्री सेल्सियस का डेंसिटी है, तो डेंसिटी एरिया गिवन ही रहेगा, LF कांस्टेंट ही है, K कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें दिख जा रहा है dt इज इक्वल टू ρA/LF बाई, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ρLF बाई KT/dy, यही मिल रहा है। टाइम हम ले रहे हैं 0 से t, हम ये थिकनेस भी ले रहे हैं कहीं भी y1 से लेके y2 तक, तो ये हमें मिल जाएगा टाइम जो ρL/KT, यहाँ पे y1/y2 है तो y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 हम इधर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना थिकनेस कैसे चेंज हो रहा है, किस टाइम पे रिलेटेड है, यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो इफ at
t इजकल टू 0, यानी कि जब हम समय 0 शुरू कर रहे हैं उस समय y1 अगर 0 है यानी कि आइस का भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इस केस में अगर हम टाइम लेंगे तो हमें रो एल बाई 2 KT इंटू वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं टाइम नीडेड फॉर, ठीक है, टाइम नीडेड फॉर डबल होने के लिए कितना समय लगेगा बताओ। बोलो। Rho L by 2 KT into 3y square. जैसे टाइम नीडेड टू डबल करने में, तो यहाँ y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डबल होने में, ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा। तो हम t1 की अगर बात करें इज टू t2 इज टू t3, तो किस रेशियो में रहेगा, हमें y स्क्वायर दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। बोलो, क्योंकि बाकी सब तो ये कांस्टेंट दिख रहा है हमें, टाइम जो है वाई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। वाई क्या है यहाँ पे, तो वाई हमें रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस, तो 0 से डबल वाई हुआ, तो डबल होने में, 0 से फिर 2y होने में कितना समय लगेगा, तो 4 टाइम्स लगेगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि 0 से y होने में समय t लगा, तो 0 से यहाँ तक यानी कि 2y होने में, ये y है, 2y होने में समय कितना लगेगा, तो 4t। 0 से 3y होने में कितना समय लगेगा, जैसे कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं हियर, अगर 0 से y में जो समय लगा t लगा, तो y से 0 से 2y में कितना लगेगा बताओ। बोलो, 2y या 4y, 2t या 4t, 4t लगेगा। यस सर। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ थिकनेस हम बोल रहे हैं, यानी कि थिकनेस को 0 से y, यानी कि मान लेते हैं 0 से 10 सेंटीमीटर होने में समय लगा 5 मिनट, तो 20 होने में कितना लगेगा, तो 5 into 4। वही अगर 0 से 3y कहें तो 90। 90। ठीक है, यानी कि रेशियो किस रेशियो में चल रहा है, 1:4:3, 5 नेक्स्ट 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 0 से अगर हम 4y कहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर इंटू t। क्लियर है। इस पे हम इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा भी पूछा जाता है, थिकनेस 0 से y होने में अगर टाइम लगा t, देन y से 2y जाने में कितना समय लगेगा। 3t। बोलो, 3t। ठीक है, 2y से 4y, 2y से 3y जाने में कितना लगेगा, 80। 8t। ध्यान से सोच के बोलो, 2y से 3y कह रहे हैं, 5t। 5t दिख रहा है, क्योंकि 0 से 3 में 9 लगा था, 0 से 2 में 4 लगा था, तो इसमें क्या लगेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं t1 is to t2 is to t3, इस केसेस में हमें 1:3 5:7 ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये हम बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल थिकनेस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सेम थिकनेस होने में समय हमें तिगुना लग रहा है, यानी कि
0 से y होने में समय अगर 10 मिनट लगा तो y से 2y होने में हमें 30 मिनट लगेंगे, और 2y से 3y होने में 50 मिनट लगेगा। ठीक है, नहीं कि आगे सेम थिकनेस बढ़ने में समय बहुत ज्यादा लग रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, सिंस time taken increases as thickness increases, because ice is a bad conductor. ठीक है, आइस जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी के जो होता है इसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि के टाइम जो है के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के इसका कम होता है तो समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है ये? हेलो हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है, तो बोला करो कम से कम। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी कोई भी दिक्कत? नो सर। ठीक है फिर, ठीक है। तो हम लोग को जैसे कंडक्शन है तो कंडक्शन में इतना कुछ लगभग पढ़ना है। ठीक है, तो कंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पढ़े, कि अगर हम किसी भी मटेरियल है उसके थ्रू हीट पास कर रहे हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमें दिख रहा है कि अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इजकल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स लिखते हैं। इसे ही हमने हीट करेंट कहा था। ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके अनुसार हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनालॉग देखा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग यानी कि जैसा कि करंट बिहेव करता है वैसा ये हीट करंट भी बिहेव करता है। उसके बाद सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बाद जो है हमने देखा कि आइस फॉर्मेशन का रेट क्या होता है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें जो होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें जो पार्टिकल है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। इसमें हम ये लिख रहे हैं, इन दिस पार्टिकल ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है वो खुद ही मॉलिक्यूल एटम जो खुद ही मूव करके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दें। एग्जाम्पल ये सब हम लोग देखे ही थे। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के पढ़ते हैं हम लोग। एक तो नेचुरल कन्वेंशन, नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? बोलो।
से जो नेचुरली होता हो कन्वेक्शन। हाँ, नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि जो नेचर के कारण होता है उसे हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन कहेंगे, यानी कि जो पार्टिकल मूवमेंट होगा उसमें हम लोग जबरदस्ती मूव नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये वाटर है, इससे हम हीट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल जो है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीटेड हुए, डेंसिटी कम हुआ, ऊपर गया, ऊपर का डेंसिटी नीचे आया, ऐसा है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से हो रहा है, यानी कि इसमें हमने कुछ नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे जो होता है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, नेचुरल वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन है। यानी कि ये तो या तो होगा ग्रेविटी की वजह से या फिर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। डेंसिटी है, हाई हो रहा है इसीलिए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन नेचर के अलाउंग हो रहा है। ठीक है, तो नेचुरल कन्वेक्शन कर रहे हैं। अगर वही हम दूसरा का बात करेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन यानी कि हम हीट को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे, जैसे कि कूलर। ठीक है, मॉल वॉल में जाओगे तो कूलिंग सिस्टम लगा होता है, कूलिंग सिस्टम एक जगह ठंडा करता है, वहां से जो हम लोग एयर है दूसरे दूसरे रूम में हर जगह भेजते हैं। वहां जो हम भेज रहे हैं, यानी कि हम जबरदस्ती पंखा चला के जैसे भी भेज रहे हो, तो वहां पे जो है हीट या कूलिंग जो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो हम जब उसमें एक्स्ट्रा कुछ मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर रहे हैं तब जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है। ठीक है, जैसे कि वो लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के नीचे एक या कंप्यूटर हो गया, तो उसमें एक पंखा लगा होता है। ठीक है, पंखा इसलिए लगा होता है कि अगर वो चलाते चलाते गर्म हो गया है तो उस गर्मी को बाहर फेंकता है। ठीक है, तो वहां का जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो हम एयर का सहारा ले रहे हैं। एयर गया, गर्म हुआ, और गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह हीट लेके चला गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि फोर्स्ड कन्वेक्शन है। यानी कि जिसपे हम जानबूझ के उसको हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, तो उसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन है तो हम लोग रेडिएशन में पढ़े थे कि इसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग वेव के बारे में पढ़े हैं। वेव हम लोगों ने बोला था कि वेव जो है इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ये भी जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायर नहीं हो ट्रांसफर के लिए। ठीक है, यानी कि मीडियम का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए तो ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं क्या, तो सन से हीट आ रहा है, यानी कि सन रेज आ रहा है पृथ्वी पे, और सन रेज आ रहा है तो बीच में वैक्यूम भी है, यानी कि कोई स्पेस में कोई भी मटेरियल या मीडियम नहीं है, फिर भी वो रेज आ रहा है, यानी कि उससे भी ट्रांसफर होके आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज रेडिएशन। ठीक है, रेड हॉट आयरन जो है उसे भी अगर हम लोग रख दें कहीं भी, तो
वो भी रेडिएशन शो करता है, कोई सा भी इनफैक्ट कोई सा भी बॉडी जो है वो रेडिएशन शो करता है अगर हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर रखे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जा रहा है, नहीं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ही चर्चा होता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो। तो जो भी लाइट प्रॉपर्टी शो करता है वो यहाँ पे सारे शो करेंगे। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, पहला स्पीड जो होगा इसका स्पीड ऑफ लाइट से होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। सेकेंड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, ये तो हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर हीट प्रोपोगेशन। थर्ड, एवरी बॉडी, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, विल रेडिएट एनर्जी। यानी कि हम भी अगर हैं तो हम भी एनर्जी को रेडिएट कर रहे होंगे अभी। ठीक है। फोर्थ, it also shows रिफ्लेक्शन, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, it follows law of reflection as light। ठीक है, लाइट में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग को ध्यान में रखने हैं। आगे चल के हम लोग धीरे धीरे इन सब के बारे में डिटेल में ही देख लेंगे। ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाता है कि लॉ है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये मान लेते हैं कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारा, लेट से कि कहीं से इस पे रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, इंसिडेंट है, यानी कि सन रेज ही मान लेते हैं, तो सन रेज इस सरफेस पे पड़ा। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन है, तो इसका कुछ पोर्शन क्या होगा, जैसे कि अगर सन रेज छत पे पड़ता है, तो छत पे पड़ता है तो देखोगे कि ये धीरे धीरे जो छत होता है वो गर्म हो जाता है, ऐसा होता है। यस। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी रेडिएशन एनर्जी को ही करता है। और धीरे धीरे देखोगे कि जो छत से जो है हीट है रूम में भी आ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ भी आ जाता है, यानी कि वो क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिट होता है, मीटेड रेडिएशन या फिर एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ उसका एक पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर नीचे की तरफ ट्रांसमिट भी हुआ है, यानी कि छत पे जो हीट पड़ता है उस सरफेस को भी गर्म करता है, और जो हीट है धीरे धीरे फिर रूम को भी गर्म कर देता है, यानी कि उधर से ट्रांसमिट होके नीचे तक आ चुका है। और तो और अगर हम साइड में खड़े हों तो हमें भी हीट फील होता है, छत पे अगर हम छांव में भी खड़े हों तो हीट फील होता है, यानी कि इसमें से जो आ रहा है कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई भी एक एनर्जी या रेडिएशन जो है किसी एक सरफेस पे पड़ा, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ पोर्शन जो है वो
ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर है? अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग 3 टर्म्स डिफाइन करते हैं जो कि हम लोग यूज सर करेंगे। थोड़ा ऊपर तो कीजिए ना, थोड़ा सा और। हो गया। यस सर, यस। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग 3 टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्टेंस टर्म्स, तो रिफ्लेक्टेंस या फिर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। स्मॉल आर से लिखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि R इजकल टू की एनर्जी, यानी कि एनर्जी के टर्म में अगर हम दें तो हम इसे बोल रहे हैं कि ये Q जो है इंसिडेंट हुआ, ये Q रेडिएट हुआ, ये Q एब्जॉर्ब हुआ और ये Q ट्रांसमिट हुआ। एनर्जी के टर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं। तो इसे हम डिफाइन करते हैं Q रेडिएशन बाय Q इंसिडेंट, यानी कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है रेडिएंट हुआ है उसे हम रिफ्लेक्टिंग पावर कहते हैं, यानी कितना अमाउंट ऑफ, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे हम रिफ्लेक्टिंग पावर कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है उसे हम कहते हैं कि ये जो चीज है ये रिफ्लेक्टिंग पावर है। यानी अगर जिस बॉडी के पास रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मिरर, मिरर पे रेज पड़ते हैं तो मोस्टली को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें मोस्टली एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हम बोलेंगे कि उसका रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्बटेंस या फिर इसी को बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, एब्जॉर्बिंग पावर यानी कि ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए को डिफाइन करते हैं कि अगर कितना एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका कितना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट। जैसे कि कोई कोई बॉडी होता है कि बहुत जल्दी गर्म हो गया, यानी वो क्या करता है कि जब हम उस पर लाइट डालते हैं यानी कि एनर्जी पड़ता है तो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि उसका एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही थर्ड थर्ड बोलते हैं ट्रांसमिटेंस या फिर ट्रांसमीटिंग पावर। ठीक है, नाम से अब समझ में आ ही रहा होगा कि हम इसे क्या कहने वाले हैं। क्या कहेंगे बताओ? Energy transmitted by total energy. ठीक है, ये चीज कहेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमें इन तीनों में एक रिलेशन दिख रहा होगा, R प्लस ए प्लस टी क्या दिख रहा है, क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू, यही है। ये टोटल हमें मिलके क्या देगा, ये क्यू कहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो ये हमें मिलके 1 देगा क्या, बताओ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि तीनों फ्रैक्शन है। जैसे अगर हम 10 पार्ट में 3 पार्ट रेडिएट कर दिए, 4 पार्ट एब्जॉर्ब कर लिए तो 3 पार्ट ट्रांसमिट होगा, तीनों का सम क्या कहेंगे, जो इनिशियल है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इतना के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि R प्लस ए प्लस टी जो है 1। ठीक है, यानी कि तीनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा।
अब अगर r इजकल टू 1 हो, यानी कि a और t क्या होंगे फिर 0। अगर r 1 होगा तो a और t क्या होगा, 0 होगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसा बॉडी जिसका r 1 हो और a t 0 हो, इसे हम बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। यानी किसी बॉडी का अगर ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका रिफ्लेक्टिंग पावर 1 है, तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि जितना एनर्जी उस पे पड़ा है सबको रिफ्लेक्ट कर दिया है। जितना भी एनर्जी पड़ा सबको रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी नाम दे रहे हैं। सेकेंड, इफ a इजकल टू 1 हो, यानी कि यहाँ से हमें दिखेगा t और r तो 0 होगा। इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बेंट। यानी कि यहाँ क्या दिख रहा है कि जितना बॉडी हम उस पे फेंके हैं सारा का सारा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे ही तो a और r जो होगा 0 होगा, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली ट्रांसमीटर। ठीक है, यानी कि इस पे जितना एनर्जी पड़ा वो सारा का सारा क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। If t is equal to 0, then r plus 1 is equal to r plus a क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम r plus a is equal to 1 बोल रहे हैं, इस केस में ध्यान से देखो कि दिस implies that k is equal to 1 minus r, यानी कि अगर जिसका r ज्यादा उसका a कम, जिसका a ज्यादा उसका r कम। यानी कि अगर हम ट्रांसमिटेंस को 0 कर दें, यानी कि ट्रांसमिट कुछ नहीं कर रहा है और ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक स्टेटमेंट कि अ गुड ऑब्जर्वर, कोई भी बॉडी होगा अगर एब्जॉर्बर अच्छा होगा विल बी अ बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है, अ गुड एब्जॉर्बर जो होगा विल बी अ बैड रिफ्लेक्टर। यानी कि किसी बॉडी का अगर ऐसा है तो उस पर जो भी एनर्जी पड़ेगा वो सारा का सारा को क्या करेगा, अगर एब्जॉर्ब सब कर रहा है तो रिफ्लेक्ट बहुत कम करेगा। जैसे कि तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाया जाता है क्या करते हो, एब्जॉर्ब कम करते हो, रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हो। ऐसे ही होता है ना, बोलो कब बाउंसर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर ए ज्यादा है तो आर कम, आर ज्यादा है तो ए कम। यानी कि अगर कोई ऐसा बॉडी रहा कि अगर वो अच्छा एब्जॉर्बर है तो हम बोलेंगे कि उस जो है बैड रिफ्लेक्टर होगा। क्लियर है इतना। यस। ठीक है, और एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसे हम डिफाइन करते हैं रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड per unit area of the surface। within a
वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है इसे हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म लिख देते हैं। तो ई लैम्डा हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एनर्जी एमिटेड, यानी कि ऊपर रहेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट वेवलेंथ। एनर्जी बाई टाइम को पावर भी बोलते हैं, तो हम लोग इसे पावर बाई एरिया इनटू लैम्डा भी बोल सकते हैं। पावर बाई एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं, तो हम इसे पावर इनटू एरिया को बोलते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। जैसे कि ये कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे हम आयरन का ही बात कर रहे हैं, इसे बहुत गर्म कर दिए हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या दिखेगा कि जब हम इसके पास जाएंगे तो हीट फील होगा, यानी कि इसमें से कुछ एनर्जी जो होगा रेडिएट हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है रेडिएंट एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के टर्म में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे डिफाइन कर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू लैम्डा वेवलेंथ के फॉर्म में, यानी कि कितना वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई भी एक टुकड़ा, कोई भी बॉडी है, हम हैं खुद ही बैठे हुए हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हमारा बॉडी से भी एनर्जी रेडिएट हो रहा होगा। तो ऊपर वाले केस में हमने देखा कि अगर किसी बॉडी पे दूसरा एनर्जी आता है तो हमने 3-4 टर्म डिफाइन किए। यहाँ पे अगर कोई एक बॉडी है, खुद उसके पास टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा। तो उस एनर्जी को हम लोग स्पेक्ट्रल एनर्जी के टर्म में फाइंड करते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते हैं, जिसे हम लिखते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया इंटू लैम्डा। ठीक है, इसको और एक दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है टोटल एमिसिव पावर। इसे सिंपली हम ई से लिखते हैं। ठीक है, टोटल एमिसिव पावर जो होता है, यानी कि इसमें हम वेवलेंथ का हम कंसिडर नहीं करते हैं, जितने भी वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर इंफिनिटी तक जो भी वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा होगा हम सबको जोड़ दिए हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि टोटल इमिसिव पावर है। ठीक है, ये सब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब टर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे आगे, वो चीज टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी इमिटेड, थर्मल एनर्जी की बात हो रहा है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ का कोई लोचा नहीं है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू होगा एनर्जी बाई एरिया। एनर्जी ये यूज कर लिए इसलिए ए लिख रहे हैं, टाइम, बस एनर्जी बाई टाइम को हम पावर बोलते हैं, तो पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। कोई भी अगर सोर्स से बल्ब ही जल रहा है तो बल्ब से रेडिएशन निकल रहा है, तो रेडिएशन उसका एमिसिव पावर अगर हमें लिखना है, टोटल एमिसिव पावर की कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो हम लिखेंगे उसका पावर पर यूनिट एरिया इतना एनर्जी रेडिएट हो रहा। क्लियर है? यस। एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग एमिसिविटी। ठीक है, जिसे हम स्मॉल ई से लिखते हैं। जैसा कि एब्जॉर्बिंग पावर ये सब था, वैसा ही एमिसिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी कितना एमिट करेगा उसका फ्रैक्शन को बताता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग में। तो इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख लेते हैं,
it is defined as at a given temperature defined as at a given temperature as the ratio of total emissive power of the body, यानी कितना ये एनर्जी एमिट करेगा ऑफ द बॉडी टू द टोटल emissive power of a black body। ठीक है, ब्लैक बॉडी हम किससे कहते हैं, पता है क्या? सर वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा एमिट भी करता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो एमिसिविटी हम लोग इससे डिफाइन करते हैं कि उसका ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना पावर एमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एमिसिविटी। ठीक है, इसके बाद सब लॉज पढ़ने हैं, यानी प्रीवॉर्स थ्योरी, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि 3-4 लॉ पढ़ने हैं इसके बाद हमें। ठीक है, तो इतने टर्म्स को एक बार ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी क्या होता है वो सीखेंगे, फिर प्रीवॉर्स थ्योरी क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या हो। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एक लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इसमें भी आगे जितने भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें फॉर्मूले कम से कम 5 से 7 फॉर्मूले हमको मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी पढ़ते जा रहे हैं फॉर्मूले सारे जबान पे होने चाहिए, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछेगा ये फार्मूला बताओ तो याद होने चाहिए। ये सब ऐसे चैप्टर है, इसमें हमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, ये होता है तो होता है बस। ठीक है, यस सर। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स बाद में होगा। हाँ देखते हैं, बीच बीच में ऑनलाइन क्लास लगेगा तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। ठीक है, और ऑफलाइन वाले में ठीक है इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं 12 शुरू करने हैं, तो कर लेते हैं। सर कल ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाइएगा। हाँ पहले इलेक्ट्रिसिटी होगा, शुरुआत सर तो 12 से होमवर्क दे उससे दीजिए। होता है। अच्छा इसका ठीक है, हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप में। एच वर्मा में अभी तो बुकलेट गया नहीं है, बोले तो थे, देखते हैं। ठीक है, तो एच वर्मा का हम देख के मैसेज कर देते हैं ग्रुप में कुछ देर में, और सर बुकलेट बुकलेट भिजवा प्रिंट देते हैं। हो गया है? प्रिंट का तो पता नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में तो है, पीडीएफ फॉर्मेट फिलहाल भिजा देते हैं, अब प्रिंट हो गया होगा तो कल मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू टू।